नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस की, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पैटर्न पर। यह क्लास नंबर 2 है बाय जयसवाल सर। इस क्लास में हम बिल्कुल बेहतरीन नए प्रश्न, नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे देखेगा। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना परिवार है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे और जानते हैं इस टॉप 20 क्वेश्चंस में से आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। अन्नमृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं पैरासाइट, स्कैवेंजर, डिकम्पोजर या ओमनीवोर कहते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, अन्नमृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्कैवेंजर जो होता है वह मांसाहारी शाकाहारी दोनों होता है, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधे पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी और गिद्ध। ये क्या कहलाते हैं? स्कैवेंजर कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक है, वायु है, मृदा व जल है, पक्षी है। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, जी हाँ सभी कमेंट कीजिएगा। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन होता है? सभी लोगों ने आपने कमेंट कर लिया है। तो पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु और कवक होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए, जीवाणु कवक ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जीवाणु और कवक की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? पादप हो गया, मृदा हो गया, पशु हो गया, जल हो गया। सभी कमेंट करना है। तो इनमें से जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तो जैविक घटक जो होता है पादप। जी हाँ साथियों, जो पादप होता है वह हमारा कौन सा घटक कहलाता है? जैविक घटक कहलाता है। क्यों होता है? क्योंकि पादप में जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जल, वायु, मृदा ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। इनको प्रश्न लेकर हम पॉइंट्स में आपको बताएंगे कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है। जी हाँ, सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि द्वितीय उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वह परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। अगला, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे जंतु जो दूसरे वस्तुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं प्रीडेटर्स कहलाते हैं। अगला जो पॉइंट है कि कुछ जंतु शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो जो जंतु शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सर्वभक्षी कहा जाता है। उन जंतुओं को सर्वभक्षी कहा जाता है। अगला बिंदु है प्रकृति का मेहतर स्कैवेंजर। हमने अभी बात किया। देखिए, जैसे हमने स्कैवेंजर ले लिया तो आप सभी लोग जान जाते हैं, ठीक है, कि अपघटक, जीवाणु और कवक की बात की जाती है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है, तो अपघटक को ही कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जीवाणु और कवक, स्कैवेंजर, मेहतर, ठीक है, दोनों चीज़ों को समझ लेना है। अगला, जीवी एवं अजीवी घटकों से संबंध स्थापित करते हैं। तो जीवी और अजीवी घटकों से जो संबंध स्थापित करते हैं वह आपके अपघटक कहलाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो खाद्य श्रृंखला का जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक ही दिशा में होता है। ये आपको नोट कर लेना है। और फ्री में टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़िएगा। फ्री में PDF फाइल, नोट्स फ्री में प्राप्त कीजिएगा। साथियों, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। तो किसी भी संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में जो संबंध स्थापित करता है वह कहलाता है खाद्य जाल। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है। किससे गुजरता है? तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी वह खाद्य जाल से गुजरता है। चौथा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है।
प्रश्न है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है जायसवाल सर। अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आपका एक कमेंट आपका एक स्कोर को बेहतर करते जाता है, आपकी तैयारी को मजबूत करता जाता है। तो हमारे पर्यावरण में किस गैस का अधिक सांद्रण होता है? तो हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे या नाइट्रोजन की बात करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं 78% सबसे अधिक किसका है? नाइट्रोजन का होता है। इसके बाद 21% के आसपास आपका ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, दोनों को नोट कर लेना है। आइए बात करेंगे पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है कि कौन जो है जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे हो गया, जंतु हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, चट्टान हो गया। देखिए, जीवी कारक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये तीनों जीवी कारक हैं, लेकिन चट्टान आपका जीवी कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न स्क्रीन पर है, जो काफ़ी बार प्रत्येक बार रिपीट हुआ है यह प्रश्न कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर कौन से हैं? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। जी हाँ, ट्रिपल आर के मशहूर यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, रिपीट हो रहा है। तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो 3 प्रकार के आर होते हैं वह को होता है कम उपयोग करना, फिर उसका पुनः चक्रण करना, फिर उसका पुनः उपयोग करना। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा की वजह से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 में एक नीतिगत बयान में ट्रिपल आर की घोषणा की, और ये ट्रिपल आर रिड्यूस यानी कम उपयोग, रिसाइकल माने पुनः चक्रण, और रीयूज मतलब पुनः उपयोग। नोट कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न है कि यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऐसा एक प्रश्न जरूर आएगा। नाम बदले जा सकते हैं, मेढक की जगह कुछ और किया जा सकता है, टिड्डे की जगह कुछ और किया जा सकता है। तो यदि एक मेढक एक टिड्डे को खा रहा है, मेढक किसको खा रहा है? टिड्डे को खा रहा है। और टिड्डा किसको खाता है? हरे पेड़ पौधे चारा को खाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा हो गया, टिड्डों को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ऊर्जा का स्थानांतरण क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को हो जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? जी हाँ, सबसे बड़ा जो है इकोसिस्टम की बात करेंगे। रेगिस्तान, वन, समुद्र या कृषि भूमि की बात करते हैं। तो पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिक जो तंत्र कहलाता है वह कहलाता है समुद्र। क्या हो कहलाता है साथियों? समुद्र की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। पृथ्वी में उपस्थित सभी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा, सबसे अधिक भाग पर विस्तारित है आपका समुद्र। और आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है वह क्या है? 4 भागों में 3 भाग जो है जल से घिरी हुई है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण का संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक संकल्पना है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है या इनमें से सभी हो जाएगी? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ईवीएस में 30 में से 30 नंबर पक्का कीजिए। तो मानव पर्यावरण का संबंध एक किसका संकल्पना है? यह एक धनात्मक संकल्पना हो जाती है। ठीक है, कैसी है? धनात्मक संकल्पना हो जाती है। देखिए, सभी जानते हैं कि मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है। अर्थात मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संघटक का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक और फैक्टर भी होता है। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप की होती है। क्यों होती है? अक्सर आप देखते होंगे मन में सवाल आते हैं, जैसे बच्चों के मन में कोई भी वस्तु देखता है, बच्चे के मन में सवाल आता है, वैसे हमारे मन में भी सवाल आता है। प्रश्न उठता है कि खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी में सदैव जो है हरे पादप होते हैं। क्यों होते हैं? वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े हुए होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं या उनमें जड़ें होती हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला की जो प्रथम कड़ी होती है सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को क्या करते हैं? स्थिरीकृत करते हैं। क्या करते हैं? CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। 11वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जो है पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? मतलब ह्रास मतलब कमी होता है। क्या होता है? ह्रास मतलब कमी। तो पर्यावरणीय कमी के कारण उत्पन्न आपकी कौन सी आपदा होगी? क्या आपकी वह भूस्खलन है? क्या वह वनों की आग है?
बाढ़ एवं सूखा है या उपरोक्त सभी है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ। शिक्षक भर्ती में अव्वल लाना है, अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, एक सरकारी सीट पक्की करना है, तो आपका कमेंट यहाँ पे फीडबैक आवश्यक बनता है। जी हाँ। तो आपदा पर्यावरणीय ह्रास में कारण जो उत्पन्न होती है वह हमारी कहलाती है बाढ़ एवं सूखा। क्यों कहलाएगी? देखिए, पर्यावरणीय अपघटन के कारण क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उत्पन्न होती है। सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ये सारी प्राकृतिक आपदाओं की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। सभी बताइएगा। धर्म, समुदाय, परिवार, ये मानव पर्यावरण के घटक है। लेकिन जो भूमि होती है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये किसके घटक कहलाते हैं? ये एक प्राकृतिक घटक कहलाते हैं। ठीक है। और आपका घर, परिवार, धर्म, समुदाय, मेला, उत्सव, तीज, त्योहार, ये मानव या सामाजिक पर्यावरण के घटक कहलाए जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं EVS इन्वायरमेंट स्टडीज की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते, संस्कृति भी आती है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल भी आता है। पर्यावरण मतलब होता है हम जहाँ रहते हैं, हमारे चारों तरफ का आवरण, वो सारा EVS पर्यावरण में आ जाता है। ठीक है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? जी हाँ साथियों, ऊर्जा का पिरामिड ये भी कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है आपके टीटी एग्जाम में, आपके शिक्षक भर्ती में। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यह है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण वनों की कटाई है, शिकार है, निर्माण कार्य है या उपरोक्त सभी है? तो आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का जो एग्जाम्पल होता है वह निर्माण कार्य भी है, शिकार भी है और वनों की कटाई की भी बात करेंगे। देखिए, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच यह अंतःक्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं वह सभी जीव होते हैं, भू आकृतिक कारक होता है, जलवायवीय कारक होता है या ये सभी होते हैं? देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक कहलाते हैं वह सभी जीव भी कह सकते हैं, भू आकृतिक और जलवायु कारक ये सारे आ जाएंगे। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। आई होप सभी पैरमित अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को समझ पा रहे होंगे और प्रत्येक प्रश्न को डिफिनेशन की करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बाई चांस ये क्वेश्चन ना इससे रिलेटेड अगर पूछा जाता है तब भी आपसे बनने वाला है, इसलिए कहते हैं क्लास इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25%, 30%, 50%, 10%। देखिए, एक पोषण स्तर से दूसरे जो पोषण स्तर पर ऊर्जा या एनर्जी का भाग जो स्थानांतरित होता है, जो फॉरवर्ड होता है, वो केवल 10% होता है। ठीक है। और इसको एक लिंडमैन का नियम भी है। 10% का नियम किसने दिया है, कई बार पूछा जाता है, तो 10% का नियम लिंडमैन ने दिया है। 10% का नियम लिंडमैन ने कब दिया है? 1942 में दिया है। और इस नियम के अनुसार 90% भाग जो है प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में ले लेता है और अपने से आगे के लिए वह केवल 10% ही छोड़ता है या फॉरवर्ड करता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशी होता है, बहुदिशीय होता है, उभय दिशीय होता है या चक्रीय क्रम में होता है? देखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह कैसे होता है? सदैव एक दिशीय होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? वनस्पति हो गया, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या भोजन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं परितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वह क्या होता है? सन ऑफ सरदार, सन ऑफ लाइट, सूर्य का प्रकाश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो इस क्लास का इस पार्ट का 20वां प्रश्न है। और आपको पता है प्रत्येक पार्ट में हम 20 प्रश्न ही करते हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव,
वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल? सभी यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। और इस क्वेश्चन को हम आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में ले रहे हैं। आपको करना है कमेंट करके कि पर्यावरण का कौन सा घटक नहीं है, और साथ ही साथ टॉप 20 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया 20 में से, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ जल्दी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।